अध्याय 489 मुख्यालय की पहली बैठक। जयपुर मुख्य शहर के शहरी क्षेत्र से एक विशेष वाहन निकला। कार के अंदर बैठे रोहित ने देखा कि वह एक सुनसान पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ रही थी, जिसका मानचित्र पर कोई प्रदर्शन नहीं था और वाहन को आगे बढ़ने के लिए जीपीएस पर कोई स्पष्ट रास्ते नहीं दिख रहे थे। लेकिन वास्तव में एक चौड़ी और सीधी सड़क पहाड़ी क्षेत्र की गहराई तक फैली हुई थी। क्या मुख्यालय उपनगरीय पहाड़ों में स्थित है? कार की खिड़की से बाहर देखते हुए रोहित ने मन ही मन सोचा। रास्ते में वाहन कई सुरक्षा चौकियों से गुजरा, जहां सशस्त्र विशेष बल के जवान तैनात थे। यहां तक कि विशेष वाहनों को भी कई निरीक्षणों से गुजरना पड़ता था, जिसमें आगे बढ़ने की अनुमति देने से पहले वाहन की जानकारी और उसमें सवार लोगों की पहचान का सत्यापन किया जाता था। हालांकि चौकियों पर बहुत अधिक लोग नहीं थे, लेकिन सुरक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था, जो बाहर से ढीला लेकिन अंदर से सख्त सुरक्षा दृष्टिकोण का उदाहरण था। निरीक्षण करते हुए केवल कुछ ही कर्मियों को देखकर कोई भी यह सोचने पर मजबूर हो जाता था कि यदि कुछ अनहोनी हुई तो सहायता के लिए कितनी जल्दी और कितने लोग वहां पहुंच जाएंगे। जैसे ही वाहन पहाड़ी क्षेत्र में दाखिल हुआ और थोड़ा आगे बढ़ा, रोहित को पहाड़ों के भीतर धीरे धीरे विभिन्न इमारतें दिखाई देने लगीं। पहाड़ की चोटी पर कई उपग्रह संचार उपकरण लगे थे, जिनकी टिमटिमाती रोशनी उनके चालू होने का संकेत दे रही थी, और पास की चौकियों पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे। सिग्नल गायब हो गया है। रोहित ने गौर किया कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसके फ़ोन का सिग्नल पूरी तरह से गायब हो गया था, जिससे वह बाहरी दुनिया से संपर्क करने में असमर्थ हो गया था। लेकिन जल्द ही उसने अपने सैटेलाइट फ़ोन को सिग्नल बदलते देखा। आंतरिक नेटवर्क मोड में बदल रहा है। जानकारी सत्यापित की जा रही है। कोड नेम घोस्ट आई। नाम रोहित। सत्यापन पूर्ण। मुख्यालय में आपका स्वागत है। हमारे अपने लोगों के संकेतों को भी फिर से खोलने से पहले ब्लॉक करना पड़ता है। रोहित के चेहरे के भाव सूक्ष्म रूप से बदल गए। क्या यह आंतरिक सूचना लीक होने से रोकने के लिए है? अंततः वाहन एक बड़ी इमारत के सामने रुका। रोहित ने देखा कि इमारत के सामने एक दर्जन के करीब ऐसे ही वाहन खड़े थे, जो निश्चित रूप से अन्य घोस्ट हैंडलर्स के वाहन होंगे जो पहले ही पहुंच चुके थे, और इसे देखकर लग रहा था कि उनकी संख्या काफी अधिक थी। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, कुछ अपरिचित स्टाफ सदस्यों के अलावा उसे एक परिचित व्यक्ति भी दिखाई दिया। नामित ऑपरेटर पूनम। पूनम ने इस बार काम की वर्दी पहनी हुई थी, जिसमें वह दुबली और छोटे कद की लग रही थी। यह उसकी पिछली बार की प्यारी पोशाक के बिल्कुल विपरीत था, जो इस माहौल से मेल नहीं खा रही थी। रोहित, इधर आओ, उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर बुलाया। रोहित पास गया और पूछा, क्या तुम स्वागत के लिए जिम्मेदार हो? हाँ, ये सही है। मुख्यालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत उनके अपने नामित ऑपरेटर द्वारा किया जाता है। पूनम ने उत्साह से सिर हिलाया। तुम आज जल्दी आ गए, मुझे लगा था कि तुम्हें देर हो जाएगी। लेकिन आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय है। अच्छा है कि तुम इसे गंभीरता से ले रहे हो। क्या बाकी सब आ गए हैं? रोहित ने पूछताछ की। पूनम ने उत्तर दिया, मुझे इसके बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बैठक में शामिल होने वाले अधिकांश लोग अब तक आ चुके होंगे। बेशक, कुछ अभी भी रास्ते में हैं। उन कुछ लोगों को छोड़कर जो कुछ परिस्थितियों के कारण नहीं आ सके, जो भी पहुंचने वाले हैं वे जल्द ही यहाँ होंगे। क्या तुम किसी जानने वाले को ढूंढ रहे हो? मुझे जयपुर मुख्य शहर में आए कितने दिन हुए हैं? मैं कितने लोगों को जान सकता हूँ? बस इतना है कि मुझे कुछ अनुभवी घोस्ट हैंडलर्स में अधिक दिलचस्पी है जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला, रोहित ने कहा। वह हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय घोस्ट हैंडलर बना था, और यदि उसने इस स्तर की अलौकिक घटना को सुलझाने सहित कई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिए होते तो उसके पास इस बैठक में शामिल होने की योग्यता नहीं होती। उसके साथी जैसे अनिल, पुनीत, गुनगुन और अन्य को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन उपलब्धियां कभी कभी सब कुछ नहीं होती। कभी कभी वरिष्ठता भी महत्वपूर्ण होती है। जो लोग पहले घोस्ट हैंडलर बने और आज भी जीवित हैं, उनके साधारण चरित्र होने की संभावना नहीं है। जो योग्य नहीं थे वे शायद पहले ही मर चुके हैं। जो जीवित बचे हैं वे निश्चित रूप से विशेष अपवाद हैं। ये ध्यान में रखें कि उस समय अरूप गुप्ता के शोध ने अधिक प्रगति नहीं की थी, और दो भूतों को संभालने की योजना पर अभी भी विचार किया जा रहा था। उस समय के घोस्ट हैंडलर्स को आज के हैंडलर्स की तुलना में कहीं अधिक कठिन अस्तित्व की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। शायद उन पुराने घोस्ट हैंडलर्स से मिलने के बाद तुम्हारी उनमें दिलचस्पी खत्म हो जाए, पूनम ने अचानक फुसफुसाते हुए कहा। मैंने अरविंद से सुना है कि कुछ पर भूतों का इतना प्रभाव है कि वह अब यह नहीं बता सकता कि वे इंसान हैं या भूत। तुम्हारा क्या मतलब है? रोहित के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। पूनम ने समझाया, इसका मतलब है कि वे विशेष रूप से खतरनाक हैं। वे पहले ही घोस्ट हैंडलर बन गए थे, इसलिए वे भूतों के मजबूत प्रभावों के संपर्क में रहे। जब तुम उनसे मिलो तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि जैसे उनका मन दूषित हो गया हो। रोहित समझ गया कि पूनम का इशारा किस ओर था।
वह खुद इस समस्या का अनुभव कर रहा था, धीरे धीरे भावनाओं और संवेदनाओं को खोना, और यह उसे घोस्ट हैंडलर बने केवल आधा साल होने के बाद ही हो रहा था। उन लोगों के लिए जो 1 या 2 साल से यह काम कर रहे थे, प्रभाव निश्चित रूप से उसके अनुभव से कहीं अधिक बड़ा होगा। यह अपरिवर्तनीय था, और ऐसा कोई नहीं था जो इस समस्या को हल कर सके। चलो कुछ देर लाउंज में आराम करते हैं, जल्द ही बैठक की सूचना मिल जाएगी, पूनम ने बात आगे बढ़ाई। रोहित ने अपना सिर हिलाकर सहमति दी। विश्राम क्षेत्र निजी था, जहां अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। इसे एक शयन कक्ष और एक बैठक के साथ काफी आरामदायक तरीके से सजाया गया था। बैठक विभिन्न चमकीले रंगों के फलों, कुछ स्नैक्स, ऑनलाइन गेम खेलने के लिए एक कंप्यूटर और यहां तक कि बच्चों के कुछ खिलौनों से भरी हुई थी। ये कहा जा सकता था कि यह छोटा सा लाउंज किसी व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था। यहाँ रुकते हुए कोई भी समय बिताने के लिए आसानी से कुछ न कुछ ढूंढ सकता था और बोरियत से बच सकता था। रोहित ने मनोविज्ञान की कुछ किताबें पढ़ी थीं, जिनमें बताया गया था कि चमकीले रंग और व्यवस्थित सजावट लोगों के मन में सुखद भाव पैदा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, एक साधारण दिखने वाले लाउंज के पीछे भी मनोवैज्ञानिकों और इंटीरियर डिज़ाइन विशेषज्ञों की कड़ी मेहनत छिपी हो सकती थी। ये पहली नज़र में जितना सरल दिखता था, वैसा था नहीं। ये देखते हुए कि कुछ घोस्ट हंटर्स क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों से डर से पीड़ित हो सकते हैं, स्वागत की प्रभारी पूनम वहां से गई नहीं, बल्कि बैठक शुरू होने तक रोहित के साथ सोफे पर बैठ गई। मुख्यालय में एक ऑपरेटर ही वह व्यक्ति होता है जिससे कोई घोस्ट हंटर सबसे अधिक परिचित होता है। इस तरह की व्यवस्था विश्वास और शिथिलता की भावना पैदा कर सकती थी, जिससे अत्यधिक तनाव को रोका जा सके। ये कहा जा सकता था कि मुख्यालय के स्वागत कक्ष में सभी पहलुओं, विशेष रूप से एक घोस्ट हंटर की मानसिक स्थिति का पूरा ध्यान रखा गया था। क्या इस बैठक का नेतृत्व अधीरा या अरूप गुप्ता कर रहे हैं? रोहित ने मेज से मेवों का एक पैकेट उठाया और खाते हुए पूछा। बेशक, यह उपनिदेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बुलाई गई बैठक है, पूनम ने कहा। रोहित ने फिर पूछा, क्या टीम लीडर की योजना इस बैठक की सामग्री में शामिल है? निश्चित नहीं हूँ, टीम लीडर की योजना गोपनीय है और मुझे इसे जानने का अधिकार नहीं है, पूनम ने कहा। चर्चा का मुख्य विषय शायद घोस्ट एनवॉय घटना की आगे की कार्रवाई है। यह क्या है? रोहित को अचानक सीट पर एक किताब मिली जो एक एल्बम की तरह लग रही थी और काफी मोटी थी। ये बड़ी अलौकिक घटनाओं की एक नोटबुक है, तुम इसे देख सकते हो और थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर सकते हो, पूनम ने कहा। तुम्हें शायद इसमें अपनी रुचि की कोई चीज मिल जाए। रोहित ने एक पन्ना पलटा और उस पर लिखा था, द घोस्ट ट्रेन इंसिडेंट, भूतिया ट्रेन की घटना। नीचे एक चित्र था जिसमें एक पुरानी ट्रेन को शहर के बीच से गुजरते हुए दिखाया गया था, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई थी। स्थान, यूरोप। घटना का स्तर, अज्ञात। कुछ और पन्ने पलटने के बाद रोहित ने एक एस स्तर की घटना देखी। जापान की घोस्ट वेव घटना, जिसे घोस्ट टेम्पल घटना के रूप में भी जाना जाता है। स्तर एस रैंक, अनसुलझा। चित्र में एक मंदिर धुंधली धुंध की परत में लिपटा हुआ था, जो धुंधला सा दिखाई दे रहा था और बेहद डरावना था। पन्ने पलटते हुए रोहित ने देखा कि जयपुर शहर की हंग्री घोस्ट घटना भी दर्ज थी। साथ में दिए गए चित्र में हरे काले घोस्ट डोमेन में घिरा हुआ शहर दिखाया गया था। अंतर यह था कि ऊपर की घटना के रिकॉर्ड को सुलझा हुआ मार्क किया गया था। क्या ये सभी घटनाएं वर्गीकृत क्लासिफाइड हैं, जिन्हें यहाँ किसी के भी पढ़ने के लिए रखा गया है? रोहित ने देखते हुए पूछा। पूनम ने उत्तर दिया, बड़ी घटनाओं को छुपाया नहीं जा सकता, सभी देश रिकॉर्ड रखते हैं, घटनाओं को सुलझाने में सहायता के लिए जानकारी और बुलेटिन साझा करते हैं। इसके अलावा एक बार एक घोस्ट हंटर ने एक विशेष बयान दिया था, जिसमें प्रस्ताव दिया गया था कि अलौकिक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वे केवल यादृच्छिक या अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? रोहित ने कहा। इसका मतलब है कि अलग अलग जगहों पर होने वाली दो अलौकिक घटनाएं एक ही भूत के कारण हो सकती हैं, पूनम ने समझाया। उसकी बात सुनकर रोहित की नज़र थोड़ी घूमी और उसे घोस्ट पजल की परिकल्पना याद आ गई। घोस्ट लेक इंसिडेंट। अनजाने में अलौकिक घटनाओं की नोटबुक पलटते हुए उसे एक अज्ञात स्तर पर सूचीबद्ध घटना मिली। साथ में लगा चित्र ड्रोन द्वारा अधिक ऊंचाई से लिया गया था। वह एक झील थी। झील बड़ी नहीं थी, लेकिन वह स्याही की तरह काली और डरावनी रूप से शांत थी, जिससे एक अकथनीय शत्रुता झलक रही थी। क्या ये घटना हमारे देश में है? रोहित ने स्थान पर गौर किया। हालांकि झील को देखकर रोहित को लैम्बर्ट की याद आ गई, जिसकी मृत्यु पिंगोन होटल में एक भयंकर भूत के दोबारा जीवित होने के कारण हुई थी। उसके शरीर में जो भूत था वह भी पानी से संबंधित था। यदि उसका कोई कोड नाम होता तो वह निश्चित रूप से वाटर घोस्ट होता। रोहित ने कई घटनाओं को पलटा जो देखने में भयानक थीं। विदेशों की घटनाओं की तो बात ही छोड़िए, घरेलू घटनाएं भी अनगिनत थीं और उन सभी को रेटिंग में अज्ञात के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
वे ऐसे आतंक थे जिनकी गहराई में जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। अध्याय 490 पूनम का संकट। विश्राम कक्ष के भीतर रोहित एक कुर्सी पर बैठा हुआ शानदार स्नैक्स चबा रहा था और गंभीरता से अपने हाथ में मौजूद विशेष घटनाओं की रिकॉर्ड बुक के पन्ने पलट रहा था। सूचीबद्ध अलौकिक घटनाएं मुख्यालय द्वारा संकलित विशेष मामले थे। यदि वे प्रभावशाली नहीं भी थे तो भी वे रहस्यमय और अज्ञात थे, और उनमें से अधिकांश अनसुलझे ही थे। इन घटनाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और रोहित ने इन्हें ध्यान से पढ़ना आवश्यक समझा, ताकि कहीं ऐसा न हो कि एक दिन वह अनजाने में इनसे टकरा जाए। अलौकिक घटनाओं को संभालने में सूचनात्मक बुद्धिमत्ता इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक ही अलौकिक घटना के लिए एक जानकार घोस्ट हैंडलर आसानी से उसका सामना कर सकता है, जबकि बिना जानकारी वाले व्यक्ति को अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि एक गलत निर्णय मृत्यु का कारण बन सकता है। हालांकि विशेष घटना रिकॉर्ड से बहुत अधिक जानकारी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कम से कम बुनियादी गलतियों से बचने के लिए चेतावनी जरूर प्रदान की। इस समय पूनम, जो आमतौर पर शांत और गंभीर रहने वालों में से नहीं थी, एक अपवाद बनी हुई थी। वह सोफे पर बहुत धैर्य के साथ बैठक शुरू होने का इंतजार कर रही थी और उसके चेहरे पर जरा भी अधीरता नहीं थी। अभी काम के घंटे थे और पूनम को सतर्क रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना था। तभी अचानक उसने एक सेलफोन निकाला, जो मुख्यालय में आंतरिक उपयोग तक सीमित एक कार्य उपकरण था, जिसका उपयोग आमतौर पर वरिष्ठों और सहकर्मियों से संपर्क करने के लिए किया जाता था। एक संदेश ने पूनम की आंखें आश्चर्य से झपकाने पर मजबूर कर दीं और उसके चेहरे के भाव कुछ अजीब हो गए। यह एक सहकर्मी का टेक्स्ट मैसेज था जिसमें लिखा था, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। समय का विचार किए बिना मुझसे मदद मांग रही है, जबकि बैठक शुरू होने वाली है। पूनम ने सोचा, वह दुविधा में थी कि जाए या नहीं। अंततः समय की जांच करने के बाद जब उसने देखा कि बैठक में अभी आधे घंटे से अधिक का समय है, तो उसने निर्णय लिया कि इतना समय पर्याप्त होना चाहिए। अचानक वह खड़ी हुई और बोली, रोहित, क्या मैं एक पल के लिए बाहर जा सकती हूँ? रोहित, जो पढ़ रहा था, ने अपना सिर थोड़ा उठाया और उत्तर दिया, क्या जाने से पहले तुम्हें मुझे रिपोर्ट करने की आवश्यकता है? तुम मेरे पर्यवेक्षण सुपरविजन में नहीं हो, तो फिर बेहतर होगा कि तुम मेरी शिकायत न करो। पूनम ने एक शरारती मुस्कान बिखेरी। अगर बैठक के समय कोई मुझे काम से जी चुराते हुए पकड़ ले तो बहुत बुरा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना खाली हूं कि तुम्हारी शिकायत करूंगा? दीदी, मैं बहुत व्यस्त हूं, तुमने पिछले कुछ दिनों में खुद ही देखा है, रोहित ने उसकी ओर देखते हुए कहा। तुम क्या कह रहे हो? मैं अचानक दीदी कैसे बन गई? पूनम की गोल आंखें उसे घूरने लगीं। वाकई, महिलाओं के ध्यान केंद्रित करने के बिंदु काफी अलग हो सकते हैं। रोहित ने उत्तर दिया, कुछ लोग बाहर से छोटी लड़कियों जैसे दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से वे बड़ी बहन होती हैं और वे इसे स्वीकार नहीं करेंगी। क्या तुम मुझसे छोटी हो या ऐसा ही कुछ? मैं केवल 20 साल की हूँ। पूनम ने सहज रूप से पलटवार करना चाहा, लेकिन फिर उसे रोहित की पर्सनल फाइल याद आ गई। ये लड़का वास्तव में हाई स्कूल का छात्र था, उस साल केवल 18 वर्ष का। उम्र के मामले में उसके पास कोई मौका नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी कोई प्रेमिका नहीं है। पूनम ने मन ही मन आलोचना की, लेकिन ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ, तुम कहीं भटकना मत और मेरे लिए मुसीबत खड़ी मत करना। बैठक आधे घंटे में शुरू होगी और मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। रोहित कुछ नहीं बोला, उसने बस अपना सिर झुकाया और अलौकिक घटनाओं की रिकॉर्ड बुक पढ़ना जारी रखा। पूनम को लगा कि सब ठीक रहेगा और वह विश्राम कक्ष से बाहर निकल गई। चलते चलते उसने टेक्स्ट किया, तुम कहाँ हो? विश्राम कक्ष नंबर 12। कुछ देर बाद जवाब आया। पूनम ने जवाब नहीं दिया क्योंकि विश्राम कक्ष नंबर 12 बहुत करीब था, बस एक गलियारे की दूरी पर। हालांकि उसे यह अजीब लगा। इस समय काम का बहुत दबाव नहीं होना चाहिए था और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था जिसमें मदद की जरूरत पड़े। लेकिन चूंकि उन्होंने मदद मांगी थी, इसलिए उसे लगा कि मना करना अशिष्टता होगी। जल्द ही पूनम विश्राम कक्ष नंबर 12 के दरवाजे पर पहुंची और दस्तक दी। दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति उसकी सहकर्मी नहीं बल्कि एक पुरुष था। वह व्यक्ति अपने 30 की उम्र के शुरुआती पड़ाव में था, लंबा और तगड़ा था, उसके बाल छोटे थे और ठुड्डी पर हल्की दाढ़ी थी। पूनम को देखकर वह मुस्कुरा उठा, लेकिन उस मुस्कान से एक अजीब सा खतरा झलक रहा था, जैसे किसी खूंखार भूत ने इंसानी खाल पहन रखी हो, जो इतना डराने वाला था कि उसे देखते ही कोई भी जल्द से जल्द भाग जाना चाहे। अत्यधिक खतरा। उस व्यक्ति को देखकर अधिकांश लोगों की पहली प्रतिक्रिया यही होती। अंदर आओ, उस आदमी ने दरवाजा खोलने के बाद वापस विश्राम कक्ष की ओर मुड़ते हुए कहा। पूनम तनावपूर्ण चेहरे और थोड़ी घबराहट के साथ अंदर चली गई। वह अन्य घोस्ट हैंडलर्स के साथ कम ही बातचीत करती थी, क्योंकि उसके दैनिक कार्य रोहित पर केंद्रित थे। क्षमा करें, मैं ऑपरेटर पूनम हूँ। मैं अपनी सहकर्मी को ढूंढ रही हूँ, उसे यहीं होना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, वह अंदर है।
जो भी बात हो तुम जाकर उससे मिल सकती हो, उस आदमी ने अंदर के बेडरूम की ओर इशारा करते हुए कहा। अपनी दाढ़ी सहलाते हुए वह मुस्कुराकर बोला। पूनम संदेहास्पद तरीके से बेडरूम की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह बेडरूम के दरवाजे पर पहुंची, सदमे से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेडरूम के अंदर उसकी सहकर्मी, जिसे वह जानती थी, बिस्तर पर शून्य दृष्टि के साथ बैठी थी, जिसमें प्रतिरोध का कोई संकेत नहीं था। यह क्या हो रहा है? क्या ये हो सकता है कि उसकी सहकर्मी का इस आदमी के साथ प्रेम संबंध हो? उसने पहले इसके बारे में कुछ नहीं सुना था और वह हैरान थी कि बैठक शुरू होने वाली है और वे इस तरह के मूड में थे। दैनिक व्यवहार में तो ऐसा कभी नहीं दिखा था। फिर भी जैसे ही उसने अपनी सहकर्मी की खाली नज़र और सुन्न चेहरे पर गौर किया, उसके दिल में बेचैनी बढ़ गई। कुछ तो गड़बड़ है। वह घोस्ट शैडो, भूतिया साइट से प्रभावित हो गई है। एक महत्वपूर्ण जानकारी पूनम के दिमाग में कौंधी, जिससे वह चिल्ला उठी और तुरंत संकट का संकेत भेजने के लिए अपना फ़ोन उठाया। यदि उसका अनुमान सही था तो उसकी अपनी स्थिति भी बहुत गंभीर थी। हालांकि अगले ही पल वह आदमी अचानक पूनम के पीछे दिखाई दिया और उसने जोर से उसकी कलाई पकड़ ली। मुझे छोड़ो! पूनम पागलों की तरह छटपटाने लगी। वह थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी। उसके पीछे खड़े आदमी ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसका फ़ोन छीन लिया ताकि वह और कोई संकट संदेश न भेज सके। मैं बस एक महिला पर अपना गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी ऑपरेटर मुझसे नाराज हो जाएगी। बिना कुछ कहे वह तुम्हारी तरह ही संकट का संकेत भेजना चाहती है। लेकिन वह बदकिस्मत थी, उसने इसे सही व्यक्ति को नहीं भेजा, बल्कि यह तुम्हारे पास चला गया। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो यहीं रुक जाओ और मेरा साथ दो। बैठक में अभी आधा घंटा बाकी है, चलो समय बर्बाद नहीं करते। उस आदमी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। पूनम की कलाई मजबूती से पकड़कर उसने उसे धक्का दिया। अपनी नाजुक काया के साथ पूनम बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाए और उसे बेडरूम में धकेल दिया गया, जिससे वह फर्श पर गिर पड़ी। गुस्से से अपनी आंखें फाड़ते हुए उसने कहा, रणधीर, तुम्हारी मुख्यालय में ऐसी हरकतें करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? पूनम को इस आदमी की फाइल याद आ गई। इसका नाम रणधीर था, जिसका कोड नाम घोस्ट कॉनमैन, भूतिया ठग था। उसे एक बेहद अनोखे भूत पर नियंत्रण के कारण जयपुर मुख्य शहर में भर्ती किया गया था। नन्ही बच्ची, क्या मजाक है? मौत? क्या तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोग अभी भी मौत से डरते हैं? रणधीर हंसा, और मैंने कुछ ज्यादा तो किया नहीं है, बस तुम दोनों के साथ सो रहा हूं, है ना? वैसे भी तुम खुद तैयार थी। ये सब निजी जीवन के मामले हैं, मुख्यालय को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। धिक्कार है तुम्हारी बातों पर। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि अभी रुक जाओ, वरना तुम्हें निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा। पूनम स्तब्ध और क्रोधित थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रणधीर इतना साहसी होगा कि मुख्यालय के भीतर ही हाथ डालेगा। हालांकि उसने पहले सहकर्मियों से रणधीर के अस्त व्यस्त निजी जीवन के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना निर्लज होगा। अगर मैं कहूं कि तुम तैयार हो तो तुम तैयार हो जाओगी। मैं भूतों तक को धोखा दे सकता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम विरोध कर पाओगी? रणधीर ने चिढ़ाते हुए कहा, अभी तुम कितना भी विरोध कर लो, एक पल में मैं गारंटी देता हूं कि तुम आज्ञाकारी रूप से मेरी बात सुनोगी और तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से याद रहेगा जो हुआ। केवल जब तक तुम्हें एहसास होगा कि कुछ गड़बड़ है, तब तक शायद 10 दिन बीत चुके होंगे। तब तक बैठक खत्म हो चुकी होगी। हो सकता है कि मैं जयपुर मुख्य शहर छोड़ भी चुका हूं। तुम निश्चित रूप से मेरे साथ सोने के पछतावे को लेकर मुझे परेशान नहीं करोगी, है ना? इस बात के बाहर आने का प्रभाव अच्छा नहीं होगा और मुख्यालय इस मामले में मुझे सजा देने की संभावना और भी कम रखता है। चिंता मत करो, हम बस दोस्त बन रहे हैं, मैं तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहते हुए उसकी नज़रें पूनम के मासूम चेहरे पर टिक गईं। तुम एक बीमार मानसिक रोगी हो। पूनम को उस क्षण एक सिहरन और डर महसूस हुआ। इस रणधीर ने वास्तव में अपनी भूतिया शक्तियों का उपयोग उसके सहकर्मियों को प्रभावित करने के लिए किया था, अन्यथा वे उसे अपने साथ खिलवाड़ नहीं करने देते। और अब उसने उसे भी प्रभावित करने की योजना बनाई थी। यदि वह वास्तव में घोस्ट शैडो, भूतिया साइट से प्रभावित हो जाती, तो पूनम को कोई संदेह नहीं था कि रणधीर ने जो कहा था वह सच हो जाएगा, वह उसके नियंत्रण में होगी। और जब तक उसे होश आता, कई दिन बीत चुके होते। इसका व्यक्तिगत इच्छाशक्ति से कोई लेना देना नहीं था। भूतों की शक्तियां साधारण लोगों के लिए समझ से परे थीं। अभी जितना कोसना है कोस लो, बाद में नहीं कर पाओगी। रणधीर की मुस्कान उभरी, जिसका खोखलापन किसी की भी रूह कांपा दे। पूनम ऐसा होने नहीं दे सकती थी। वह बेहद डरी हुई थी और जैसे ही रणधीर बोला, उसने अचानक खड़े होकर बेडरूम से बाहर भागने की कोशिश की और जोर से मदद के लिए पुकारा, बचाओ। लेकिन शब्द निकलने से पहले ही वह अभी केवल खड़ी होकर एक कदम आगे ही बढ़ पाई थी कि वह अपनी जगह पर जड़ हो गई। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कम हो गई और उसकी नज़र सुस्त हो गई।
उसके चेहरे का डर जल्दी ही गायब हो गया और वह बगल में बैठी अपनी सहकर्मी की तरह ही सुन्न हो गई। अब मेरे लिए दरवाजा अच्छे से बंद करो, रणधीर ने आदेश दिया। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। पूनम ने विरोध करने की सारी इच्छा खो दी और वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तुम वहां बैठो, रणधीर ने दूसरी महिला सहकर्मी की ओर इशारा किया। उसने भी बिना सोचे समझे वैसा ही किया। रणधीर ने समय देखा, उसकी आंखें टिमटिमाईं और उसने कहा, अब मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं होना चाहिए, आखिर सिग्नल ब्लॉक हैं। ये शर्म की बात है कि देरी के कारण मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, बैठक में जाने से पहले केवल 20 मिनट बचे हैं। हे, उस ऑपरेटर का लहजा हमेशा इतना ठंडा रहता था, इसने वास्तव में मुझे परेशान कर दिया था। आज वह आखिरकार मेरे हाथ लग गई। मैंने इस दिन का बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। वह केवल सरलता के लिए महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने का आनंद नहीं लेता था, इसके पीछे बदले की मानसिकता अधिक थी। वह उस व्यवहार से ऊब चुका था जो उसे एक टेलीफोन ऑपरेटर से हर दिन सहना पड़ता था। एक महिला जो कुछ नहीं समझती थी, वह उसे एक भूत के स्वामी घोस्ट मास्टर को आदेश दे रही थी। किस लिए? इसलिए रणधीर को लगा कि आज वह सब वापस लेना आवश्यक है जो उसका था। रही बात इस युवा लड़की की जो बाद में आए, वह उसके लिए एक बोनस की तरह थी। वैसे अभी इस सुंदरी का नाम क्या था? मैं अचानक भूल गया, हालांकि एक पल पहले याद था। रणधीर बिस्तर के किनारे बैठ गया, अपनी चाल चलने ही वाला था कि वह हिचकिचाया, जैसे उसका नाम याद करने की कोशिश कर रहा हो। बिना नाम के ये बहुत पराया सा लग रहा था, जैसे वह कोई अजनबी हो। पूनम, उसका नाम पूनम है, एक आवाज ने याद दिलाया। ओह सही सही सही, उसका नाम पूनम है। रणधीर को अचानक एहसास हुआ। अगला ही पल उसे होश आया, उसका शरीर अकड़ गया, फिर वह स्प्रिंग की तरह उछल पड़ा और उस दिशा में सतर्कता से देखने लगा जहां से आवाज आई थी। वहां कौन है? बाहर आओ, मैं तुम्हारा पुराना बिछड़ा हुआ बाप हूं। हो सकता है तुम मुझे ना पहचानो, लेकिन ये तुम्हें एक पल में मुझे पिताजी कहने से नहीं रोकेगा। कमरे के एक कोने से आवाज आई। वह कोना काफी धुंधला था, लेकिन अगले ही पल वह लाल रोशनी से जगमगा उठा। उस कोने से एक व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकला। वह कोना किसी व्यक्ति के खड़े होने के लिए स्पष्ट रूप से बहुत छोटा था, इसलिए वह व्यक्ति ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे दीवार से बाहर निकल आया हो, एक अस्वाभाविक और डरावने तरीके से। घोस्ट डोमेन, भूतिया क्षेत्र। रणधीर की पुतलियां ये दृश्य देखकर सिकुड़ गईं। उसे एहसास हुआ कि स्थिति अच्छी नहीं है। मुख्यालय में बहुत सारे शक्तिशाली लोग थे, खासकर बैठकों के दौरान, और भगवान जाने किसने अनजाने में उसकी करतूतों का पता लगा लिया होगा। रोहित कमरे में प्रकट हुआ, शांति से बिस्तर पर लेटी पूनम को देखने लगा। हालांकि इस समय पूनम एक गुड़िया की तरह सुस्त और उदासीन दिख रही थी, आज्ञाकारी और अपनी इच्छाशक्ति से रहित। जहां तक उसके बगल वाली महिला की बात थी, उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एक अजनबी की ओर रोहित का ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। तुम कौन हो? यहाँ क्यों हो? रणधीर ने भौहें सिकुड़ी और सतर्क होकर पूछा। उसने रोहित को नहीं पहचाना। शायद उसने पहले रोहित की फाइल देखी होगी, लेकिन उसे तुरंत पहचान नहीं पाया। मैं कौन हूँ? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया? रही बात कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरी एक बुरी आदत है, वह ये कि जब मेरे पास एक आंख अतिरिक्त होती है तो मुझे चारों ओर देखना अच्छा लगता है। मैंने किसी को भूतों की शक्ति का उपयोग करते हुए महसूस किया, इसलिए जिज्ञासावश मैंने एक नज़र डाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना भयानक दृश्य देखने को मिलेगा। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो कर रहे हो वह थोड़ा ज़्यादा है? रोहित ने अपनी नज़र हटाई और उसकी ओर देखते हुए पूछा। रणधीर ने एक नज़र डाली और फिर कहा, बस एक दोस्त बना रहा हूँ और कुछ नहीं। यह मामला तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो, वरना तुम खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लोगे। रोहित कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके माथे पर एक लाल घोस्ट आई भूतिया आंख उस आदमी को लगातार घूरती रही। मुख्यालय में उसे यहाँ जान से मारना, इसका कोई बुरा परिणाम तो नहीं होगा, है ना? उसका दिमाग इसी मामले की गणना कर रहा था। वह रणधीर के भ्रष्टाचार में शामिल होने के बारे में नहीं सोच रहा था। अध्याय 491, संदेह। धड़ाम, एक जोरदार आवाज गूंजी और एक व्यक्ति विश्राम कक्ष संख्या 12 से बाहर फिनका। दरवाजा तोड़ते हुए वह जमीन पर कई बार लुढ़का और अंततः एक दीवार से टकराकर रुक गया। रणधीर का शरीर एक अजीब स्थिति में मुड़ गया था। वह विभत्स रूप से विकृत हो गया था। उसकी छाती का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था और मुंह नाक खून से भर गए थे। उसका चेहरा बिगड़ गया था और दर्द के कारण वह लगभग बेहोश होने ही वाला था। लेकिन उसके शरीर के भीतर की किसी रहस्यमयी शक्ति ने उसके जीवन को थामे रखा, जिससे इतनी गंभीर चोटों के बावजूद उसकी मृत्यु नहीं हुई। क्या हुआ? इस हंगामे ने पास के अन्य कर्मचारियों का ध्यान खींचा। जल्द ही विश्राम क्षेत्र में एक अलार्म बज उठा। तुम्हें खेलना पसंद है ना? एक पुरुष और स्त्री के बीच खेल में क्या मजा है?
चलो अब हम साथ खेलते हैं। दो पुरुष मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, तुम्हारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम निराश नहीं होगे, रोहित ने विश्राम कक्ष से बाहर निकलते हुए एक गहरी और उदासीन आवाज में कहा। तुम भी पागल हो। रणधीर के चेहरे के भाव हिंसक हो गए। क्या कुछ अनजान आम लोगों के लिए मुझ पर हमला करना उचित है? हम जैसे लोगों के लिए कुछ महिलाओं को प्रताड़ित करना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि बिना सोचे समझे कुछ लोगों को मार देना भी आम बात है। मैंने तुम्हारे साथ सम्मानजनक चर्चा करने और ऐसा व्यवहार करने का इरादा किया था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज्यादा लालची मत बनो। जमीन पर लेटे हुए उसका शरीर मुड़ता रहा और रोहित की लात से लगी चोट अविश्वसनीय तरीके से ठीक होने लगी। जो हड्डियां टूट गई थीं, वे मुड़ी और फिर से जुड़ गईं। चेहरे पर फैला खून आंखों के सामने ओझल होने लगा और उसकी धंसी हुई छाती गुब्बारे की तरह फिर से फूल गई। मात्र 20-30 सेकंड में उसका शरीर अपनी पिछली स्थिति में वापस आ गया था। ये केवल घावों का भरना नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी शारीरिक स्थिति 1 मिनट पहले की स्वस्थ स्थिति में रीसेट हो गई हो। यह ऐसा था जैसे किसी भूत को रीबूट किया गया हो। ये देखकर रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। निश्चित रूप से इस आदमी के पास आज मुख्यालय की बैठक में शामिल होने के अपने कारण थे। केवल इसी बात से यह स्पष्ट था कि वह काफी विशेष था। साधारण साधनों से तुम नहीं मरोगे। लगता है मुझे कुछ और रोमांचक चीजों के साथ खेलना होगा। उदाहरण के लिए, यदि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो क्या तुम्हारा शव फिर से जीवित हो सकता है? यदि तुम्हें बुरा न लगे तो मैं इसे आजमाना चाहूंगा। रणधीर की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या ये लड़का वास्तव में उसके साथ मौत की लड़ाई लड़ने की योजना बना रहा था? तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि यह मुख्यालय है। अगर हम यहाँ लड़ते हैं तो क्या तुम्हें अंदाजा है कि हम कितनी मुसीबत खड़ी कर देंगे? बैठक शुरू होने वाली है और यदि मामला बढ़ गया तो तुम स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाओगे। इसके अलावा, क्या तुम्हें घोस्ट आई की शक्ति का इतनी बार उपयोग करने से भूतिया पुनर्जागरण घोस्टली रिअवेकनिंग से मरने का डर नहीं है? शायद तुम मुझे मारने से पहले ही दम तोड़ दोगे। रणधीर खड़ा हो गया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था, लेकिन वह यहाँ इस आदमी के साथ लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता था। घोस्ट हैंडलर्स के बीच लड़ाई, चाहे परिणाम कुछ भी हो, किसी का भला नहीं करती। और उसकी पिछली हरकतों का परिणाम यदि उजागर हुआ तो उस पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। यदि संभव हो तो वह इस आदमी की लात खाने के बाद भी समझौता करना चाहता था। बदला लेने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण नुकसान को रोकना था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने कई अलौकिक घटनाओं का सामना किया था और अभी भी जीवित था, रणधीर के पास बुद्धि की कमी नहीं थी। तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक समझदार हो। तुम्हें पता है कि स्थिति तुम्हारे पक्ष में नहीं है। यदि तुम मूर्ख नहीं हो तो फिर ऐसी हरकतें क्यों करते हो? रोहित ने उसकी ओर देखते हुए कहा, सिर्फ एक औरत के लिए। यह मेरा निजी मामला है, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। रणधीर को उस क्षण एक अशुभ एहसास हुआ। उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति बहुत खतरनाक था। उसे पूर्वाभास हो रहा था कि यदि वह वास्तव में यहाँ इस आदमी से लड़ा तो निस्संदेह मृत्यु उसी की होगी। रोहित ने कहा, मुझसे कोई सरोकार नहीं। अभी अभी पूनम मेरी ऑपरेटर थी और तुमने उसे मेरे विश्राम कक्ष से बाहर फुसलाया, यहाँ तक कि उसे प्रभावित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है? आज तुमने उसे प्रभावित किया है, यहाँ तक कि उसके व्यवहार को नियंत्रित किया है। मैं भविष्य में अपनी ऑपरेटर पर कैसे भरोसा कर पाऊंगा? क्या वह तुम्हारी वजह से किसी अलौकिक घटना में मुझे धोखा दे सकती है? इसलिए मेरे पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो ऑपरेटर बदलूं या तुम्हें मार दूं। दुर्भाग्य से मैंने दूसरा विकल्प चुना है, क्योंकि यह अधिक विश्वसनीय है। यदि तुम मेरे एक ऑपरेटर के विरुद्ध जा सकते हो तो तुम दूसरे के साथ भी ऐसा ही कर सकते हो। वे सभी साधारण लोग हैं, उनमें से कोई भी भरोसेमंद नहीं है। ये सुनकर रणधीर को तुरंत पसीना आ गया। अब वह समझ गया था कि यह आदमी इतने मामूली मामले पर उसके पीछे इतनी दृढ़ता से क्यों पड़ा था। यह इसलिए नहीं था क्योंकि उसने 2 महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी, और न ही यह न्याय की भावना के कारण था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसकी क्षमता ने इस आदमी की ऑपरेटर को प्रभावित किया था, जिससे उसे खतरे का एहसास हुआ। भले ही उसकी ऑपरेटर का उपयोग उसके खिलाफ करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन ये लड़का ऐसा नहीं सोचेगा। यह एक मानसिक विकार था, सरल शब्दों में कहें तो व्यामोह पैरानोया। ये घोस्ट एनवॉयज, भूतिया दूतों के बीच कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि अलौकिक घटनाओं में शामिल लोग अक्सर अत्यधिक संदिग्ध हो जाते हैं। उन्हें हमेशा ये डर सताता है कि सायों में कुछ भयावह छिपा है जो उनके अंत की साजिश रच रहा है। अगर इंटरनेट की भाषा में कहें तो उसे परसेक्यूशन डेल्यूजन, उत्पीड़न का भ्रम का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक ऐसा मानसिक विकार जहां व्यक्ति को लगता है कि हर कोई उसका सिंहासन छीनने के पीछे पड़ा है। यह एक गलतफहमी है, मैं समझा सकता हूं। मेरा इरादा जानबूझकर तुम्हें निशाना बनाना नहीं था।
रणधीर ने तुरंत सफाई देते हुए कहा। हालांकि रोहित ने उसकी ओर नहीं देखा बल्कि अपना ध्यान पास के कई लाउंज दरवाजों की ओर लगाया। इस समय कई लाउंज के प्रवेश द्वार पर अजीब आभा वाले लोग खड़े थे। उनके चेहरे के भाव अलग अलग थे और वे सभी इसी ओर देख रहे थे। स्पष्ट रूप से वे पहले बजे अलार्म से चौंक गए थे और बाहर निकल आए थे। इनमें से कुछ चेहरे परिचित थे जबकि कुछ बेहद अजनबी। मैंने अपने कारण बता दिए हैं, तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगे, है ना? रोहित ने कहा। उसके शब्द रणधीर के लिए नहीं बल्कि अन्य घोस्ट टैमर्स, भूतों को वश में करने वाले के लिए थे। रोहित, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, लेकिन तुम्हारा मुख्यालय आना और एक सहकर्मी को मारना अच्छा संकेत नहीं है। एक अपरिचित घोस्ट टैमर ने लाउंज के दरवाजे से टेक लगाते हुए शांति से कहा, यदि संभव हो तो पीछे हट जाना ही बेहतर है, मुख्यालय का मान रखो। बैठक जल्द ही शुरू होने वाली है और अभी हंगामा करने का बड़ा असर होगा। कारण बहुत वाजिब है, निश्चिंत रहो, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, एक अन्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन क्या दूसरे लोग उन बातों में टांग अड़ाएंगे जो उनके काम की नहीं है, यह मैं नहीं जानता। मेरा सुझाव है कि तुम इस रणधीर को मार डालो। आज वह तुम्हारी ऑपरेटर के साथ खेलने की हिम्मत करता है, क्या पता कल वह तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसी हिम्मत करे। ये कमीना मरने के लायक है, एक अजनबी महिला घोस्ट टैमर ने सहमति जताई। लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी। अलार्म 1 मिनट से बज रहा है, कुछ लोग पहुंचने ही वाले होंगे। वहां खड़े दर्शक रोहित और रणधीर के मामले में शामिल होने का इरादा नहीं रखते थे। इसका कारण सरल था, हस्तक्षेप करने की कीमत बहुत अधिक थी। रणधीर विशेष था, मुख्यालय के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन रोहित कौन था? वह घोस्ट टैमर हल्कों में हाल ही में उभरता हुआ सितारा था, जिसने अकेले जयपुर शहर में एस स्तर की अलौकिक घटना को सुलझाया था। कहा जाता है कि कुछ ही दिन पहले वह घोस्ट एनवॉर नाम की घटना से चमत्कारिक रूप से बच निकला था और इस प्रक्रिया में कई लोगों की जान बचाई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रोहित रहस्यमयी था। मुख्यालय की मदद के बिना ही अरूप गुप्ता के साथ उसके कई लेन देन थे और उस पर 2 से अधिक भूतों को वश में करने का संदेह था। यह उसे घोस्ट टैमर्स के बीच एक विशेष प्रकार का आउटलायर अपवाद बनाता था। महत्व के मामले में रोहित रणधीर से कहीं आगे था। क्या तुमने सुना? रोहित आखिरकार रणधीर की ओर मुड़ा। रोहित, क्या उस लड़के का नाम रोहित है? वही लड़का जिसका कोड नेम घोस्ट आई है? रोहित की पहचान जानने के बाद रणधीर के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे विश्वास हो गया कि यह लड़का वास्तव में कार्रवाई करने की हिम्मत रखता है, क्योंकि इसी लड़के ने जयपुर शहर में अरूप गुप्ता के भाई को मार डाला था और मुख्यालय भी उसे रोक नहीं पाया था। तो ये लड़का वाकई जान से मारने का मादा रखता था। भागो! उस क्षण उसने जरा भी संकोच नहीं किया और मुड़कर भागने लगा। उसे वास्तव में दूर जाने की जरूरत नहीं थी, बस तब तक समय काटना था जब तक मुख्यालय के लोग न पहुंच जाएं। स्वाभाविक रूप से तब रोहित को रोकने के लिए कोई न कोई आ ही जाएगा। आखिर मुख्यालय में सख्त लोगों की कमी नहीं थी। भाग गया। रणधीर को घबराहट में भागते देख कुछ लोग हंसे। यह आदमी किसी मनोरोगी जैसा दिखता था, लेकिन जब उसका सामना युवा रोहित से हुआ तो उसमें सीधे मुकाबले का साहस तक नहीं था और वह बस मुड़कर भाग खड़ा हुआ। वह केवल साधारण लोगों को धमकाने में अच्छा है। जब किसी असली सख्त जान से सामना होता है तो वह ढीला पड़ जाता है। लेकिन मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि क्या वह घोस्ट आई रोहित से बच सकता है, किसी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, आगामी परिणाम का इंतजार करते हुए। इस रणधीर को मारने के बाद रोहित, जो टीम लीडर योजना का एक उम्मीदवार है, शायद इससे प्रभावित होगा और चुनाव हार भी सकता है। अन्य लोग इसके बाद होने वाले परिणामों के बारे में सोचने लगे। रणधीर पागलों की तरह भागा, 10वें 9वें हर लाउंज को एक एक करके पार करता गया। लाउंज के दरवाजों पर खड़े प्रत्येक घोस्ट टैमर के चेहरे पर उदासीनता थी, किसी ने भी मदद का हाथ बढ़ाने की योजना नहीं बनाई थी। शायद वह उनमें से कुछ को जानता था और मदद मांग सकता था, लेकिन रोहित पीछे से बस देख रहा था। भले ही रोहित नया था, लेकिन वह इतना प्रखर था कि उसने सबकी सतर्कता अपनी ओर खींच ली थी। अध्याय 492 आंखों का धोखा। क्या विश्राम क्षेत्र में कोई हंगामा कर रहा है? अलार्म बजने के बाद स्थिति की सूचना तुरंत मुख्यालय को दी गई। लगभग 3 मिनट बाद उपनिदेशक अधीरा को यह जानकारी मिली तो वह अपनी कुर्सी से झपटकर खड़ी हो गई। मुख्यालय के विश्राम क्षेत्र में ठहरे लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एशिया के शीर्ष घोस्ट मास्टर्स और टीम लीडर प्रोजेक्ट के उम्मीदवार थे। वहां होने वाली किसी भी घटना का प्रभाव बहुत गहरा हो सकता था। सटीक स्थिति क्या है? क्या स्पष्ट हो पाया है? अधीरा ने तत्परता से पूछा। स्टाफ सदस्य ने रिपोर्ट दी, अभी तक सब कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन निगरानी कैमरों सर्वेक्षण फुटेज से ऐसा लग रहा है कि अशांति विश्राम कक्ष संख्या 12 से शुरू हुई है, जहां घोस्ट कॉनमैन रणधीर ठहरा हुआ है। ऐसा लगता है कि यह व्यक्तिगत विवाद के कारण हुई हाथापाई है।
तो सीधे शब्दों में कहें तो कोई लड़ रहा है। अधीरा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यह मामला जितना साधारण दिख रहा था उतना था नहीं। जब घोस्ट मास्टर्स आपस में लड़ते हैं तो वह केवल हाथापाई नहीं रह जाती। रुबल कहाँ है? क्या उसने इसे नहीं संभाला? अधीरा ने फिर पूछा। टीम लीडर रुबल रास्ते में हैं, लेकिन चूंकि इसमें विशेष कर्मी शामिल हैं, उनकी क्षमताएं सीमित हैं और डर है कि वह इसे ठीक से न संभाल पाएं। स्टाफ सदस्य ने सावधानी से सुझाव दिया। अधीरा ने चिढ़ते हुए कहा, ये सभी घोस्ट मास्टर्स अपनी विशेष शक्तियों के कारण किसी का सम्मान नहीं करते। जरा सी असहमति पर लड़ने लगते हैं। वे इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? जीत या हार किसी की भी हो, नुकसान मुख्यालय का ही है। किसी ने सही कहा था, इन समस्याग्रस्त युवाओं को काबू में रखने के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति की कमी है। हम साधारण लोग इन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। जाओ, महेश बाबू को इस बारे में सूचित करो और उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। उनके अहंकार को कुचलना अनिवार्य है। आज वे मुख्यालय में लड़ रहे हैं, कल अगर टीम लीडर बन गए तो पता नहीं क्या करेंगे। अधीरा के आदेश पर स्टाफ सदस्य महेश बाबू को सूचित करने निकल गया। अधीरा ने तुरंत बैठक को समय से पहले बुलाने और प्रोफेसर अरूप गुप्ता को तैयार रहने का निर्देश दिया। विश्राम कक्ष 12 के बाहर का दृश्य। रोहित टूटे हुए दरवाजे के सामने सीधा खड़ा था। उसकी ठंडी निगाहें भागते हुए रणधीर का पीछा कर रही थीं। स्पष्ट था कि रणधीर के पास घोस्ट डोमेन जैसी शक्ति नहीं थी। वह सामान्य रूप से भाग रहा था और उसकी गति भी बहुत तेज नहीं थी। रोहित चाहता तो उसे पल भर में पकड़ सकता था, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। वहां खड़े अन्य लोग उलझन में थे। क्या रोहित ने उसे छोड़ दिया? अभी तो वह जान से मारने की बात कर रहा था, फिर अब चुप क्यों है? देखने वालों के लिए रणधीर गलियारे में ओझल हो रहा था, लेकिन रोहित की सोच कुछ और थी। घोस्ट कॉनमैन, हम एक बहुत ही विशेष क्षमता। रोहित की नजरें घूमी। उसकी सामान्य आंखें देख रही थीं कि रणधीर बदहवास भाग रहा है, लेकिन उसके माथे पर मौजूद घोस्ट आई भूतिया आंख को कुछ और ही दिख रहा था। घोस्ट आई की लाल रोशनी वाली दुनिया में वहां भागते हुए रणधीर का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब था कि जो रणधीर भाग रहा था वह केवल एक छलावा था। सबकी आंखों को धोखा दिया गया था। रोहित समझ गया कि यह क्षमता कितनी खतरनाक है। जब यहाँ मौजूद शीर्ष घोस्ट मास्टर्स भी सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रहे थे, तो रणधीर का धोखा वाकई त्रुटिहीन था। लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी क्षमता मेरी घोस्ट आई के सामने टिक नहीं पाएगी। रोहित धीरे से मुड़ा। यदि भागता हुआ रणधीर नकली था तो असली वाला यहीं कहीं आसपास छिपा होना चाहिए। रोहित की घोस्ट आई ने पूरे क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन उसे अभी भी असली रणधीर नहीं मिला। क्या एक घोस्ट आई की शक्ति अभी भी बहुत कम है? उसने सोचा। उसे लगा कि उसने मुख्यालय के घोस्ट मास्टर्स को कम आंका है। ये सोचना कि वह केवल एक आंख की शक्ति से किसी की विशेष क्षमता को पूरी तरह काट देगा, शायद उसकी नादानी थी। जब मेरी घोस्ट आई एक के ऊपर एक होकर घोस्ट कॉफिन तक में घुसपैठ कर सकती है, तो मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतना गहरा छिप पाओगे। बोलते हुए रोहित ने धीरे से अपनी हथेली उठाई और उसे अपने माथे के सामने रखा। हथेली बाहर की ओर थी और उसके बीचों बीच दूसरी भूतिया आंख अजीब तरह से घूम रही थी, जो बेचैनी से अपने आसपास का सर्वेक्षण कर रही थी। दोनों घोस्ट आइज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुकी थीं। उस क्षण रोहित से 3 मीटर से भी कम की दूरी पर रणधीर अभी भी दीवार से सटा हुआ था और राहत की सांस ले रहा था। ये देखकर कि बाकी सभी लोग उसके नकली संस्करण की ओर देख रहे हैं, यहाँ तक कि रोहित भी, उसे लगा कि उसकी क्षमता ने अपना काम कर दिया है। उसका कोड नाम घोस्ट कॉनमैन भूतिया ठग यूं ही नहीं था। वह न केवल इंसानों को बल्कि अन्य शक्तियों को भी धोखा दे सकता था। अभी अभी रणधीर ने सबकी दृष्टि को भ्रमित किया था ताकि उन्हें लगे कि वह भाग रहा है, जबकि असल में वह वहीं खड़ा था। उनके लिए वह हवा की तरह अदृश्य था। इतना ही नहीं, रणधीर अपने शरीर के भीतर मौजूद भूत तक को धोखा दे सकता था, जिससे वह भूत जो सामान्य रूप से पुनर्जीवित रिवाइव होता रहता है, यह मानने लगता था कि वह पुनर्जीवित नहीं होगा। इसलिए वह बिना किसी चिंता के भूतिया शक्तियों का उपयोग कर सकता था। यहाँ तक कि वह वास्तविकता को भी धोखा दे सकता था, जैसे कुछ देर पहले रोहित की लात से घायल होने के बाद उसने अपने शरीर को धोखा दिया कि वह घायल नहीं है और उसका शरीर ठीक हो गया। भले ही यह घोस्ट आई रोहित पराक्रमी हो, लेकिन मेरी आत्मरक्षा की क्षमता भी कम नहीं है। मुझे मारने के बारे में सोचना उसकी कोरी कल्पना है, रणधीर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। वह चुपचाप वहां से खिसकने ही वाला था कि उसने देखा रोहित भागते हुए नकली रणधीर का पीछा करने के बजाय स्थिर खड़ा है और चारों ओर देख रहा है। रोहित की नज़र अनजाने में उसके ऊपर से गुजरी, जिससे रणधीर के दिल में सिहरन दौड़ गई। इस लड़के के साथ क्या समस्या है? क्या इसे पता चल गया कि भागने वाला नकली था? धिक्कार है, ये लड़का मेरी सोच से कहीं ज्यादा विशेष है। कहाँ जा रहे हो रणधीर?
अचानक रोहित की ठंडी आवाज गूंजी। रणधीर के कदम जम गए। उसने एक आंख देखी। वह एक ऐसी आंख थी जो उसे एकटक देख रही थी, बिना किसी भावना के, ठंडी और सुन्न। उसे ऐसा लगा जैसे कोई खूंखार भूत उसे देख रहा हो, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझे देख लिया। रणधीर का बस यही एक विचार था। तुम्हें ढूंढने के लिए घोस्ट डोमेन की 2 परतें काफी थीं। तुम उतने विशेष नहीं हो जितना तुमने सोचा था। रोहित बड़े डग भरते हुए आगे बढ़ा। उसके सामने जमीन पर एक लंबी काली परछाई तेजी से रणधीर की ओर फैलने लगी। रोहित, बहुत आगे मत बढ़ो। अगर हम सच में लड़े तो मैं भी तुम्हें जख्म दे सकता हूं। रणधीर ने दिखावटी बहादुरी के साथ चिल्लाकर कहा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कोशिश करके देख लो। मैं असली भूतों तक से निपट सकता हूं, तुम्हारी तो बिसात ही क्या है, रोहित ने कहा, और उसकी बात पूरी होने से पहले ही हेडलेस घोस्ट शैडो, बिना सिर वाली भूतिया परछाई, ने रणधीर के शरीर पर हमला कर दिया। एक बर्फीली ठंडक ने रणधीर के शरीर को जड़ कर दिया। बाकी लोगों को यह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे रोहित खाली हवा से बात कर रहा है। तो जो रणधीर भागा था वह नकली था। इस स्थिति ने कई लोगों को तुरंत सच्चाई समझा दी। अगले ही पल रणधीर का शरीर नियंत्रण से बाहर होकर विकृत होने लगा। उसके पैर अचानक टूटकर जमीन पर गिर पड़े और उसकी भुजाएं भी धड़ से अपने आप अलग हो गईं। ये कैसे हो सकता है? रणधीर का शरीर संतुलन खो बैठा। जब उसने अपने पैरों के पास मौजूद उस डरावनी काली परछाई को देखा तब उसे समझ आया कि यह रोहित के नियंत्रण वाले दूसरे भूत की शक्ति है। वह घोस्ट आई से बचने में इतना व्यस्त था कि उसने परछाई की अनदेखी कर दी। अंततः रणधीर का सिर भी अनियंत्रित होकर गर्दन से अलग हो गया और जमीन पर जा गिरा। वह अंगों के एक ढेर में बदल गया। हालांकि वह अभी भी मरा नहीं था। कटा हुआ सिर अपनी आंखें फाड़े आतंक के साथ रोहित को देख रहा था। अब फिर से कोशिश करो और देखो कि क्या तुम एक बार फिर रिबूट दोबारा शुरू कर पाते हो, रोहित ने रणधीर के सिर की ओर देखते हुए कहा। घोस्ट शैडो के दबाव के बीच वह देखना चाहता था कि क्या रणधीर अब भी उस धोखेबाज शक्ति का उपयोग कर सकता है। अध्याय 493 अंत की शुरुआत। क्या रणधीर हार गया? बाकी लोगों ने देखा कि रोहित के सामने अचानक एक शत विक्षत शव प्रकट हुआ। उस शव से ताज़ा खून नहीं बह रहा था, बल्कि वह एक भयावह और डरावनी काली परछाई से ढका हुआ था। ये परछाई न तो रणधीर की थी और न ही रोहित की। ये किसी अस्तित्वहीन तीसरे व्यक्ति की लग रही थी। ये कुछ अतिरिक्त था, एक अकथनीय और विचित्र वस्तु। निस्संदेह यह एक भूत था, पर अब वह परछाई रोहित के नियंत्रण में थी। इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये दूसरा भूत था जिसे रोहित ने वश में किया था। ... कई लोगों ने घोस्ट आई रोहित की फाइल देखी थी, फिर भी अधिकांश लोग केवल उस भूतिया आंख के बारे में जानते थे जिसे वह नियंत्रित करता था। इस दूसरे भूत के बारे में फाइलों में कोई जानकारी नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जो रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं था। वह घोस्ट शैडो, भूतिया परछाई, भी बहुत खतरनाक लग रही है, जिसने पल भर में रणधीर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर भी रणधीर को होश में रहने दिया। इस तरह के भूत को छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि केवल स्पर्श ही किसी घोस्ट कंट्रोलर के शरीर को नष्ट कर सकता है। दृश्य देखने के बाद कई लोगों ने चुपचाप विश्लेषण किया। वाकई एक बहुत ही खतरनाक भूत। ऐसा लगता है कि न केवल रोहित की भूतिया आंख पर नजर रखनी होगी, बल्कि उसके पैरों के पास वाली परछाई से भी सावधान रहना होगा। यदि कोई इस परछाई के आक्रमण की अनदेखी कर दे तो उसका अंत भी रणधीर जैसा ही हो सकता है। रोहित की घोस्ट आई अपना खुद का घोस्ट डोमेन ला सकती है और पैरों के नीचे की घोस्ट शैडो के साथ मिलकर यह अधिकांश घोस्ट कंट्रोलर्स को तुरंत खत्म कर सकती है। अगर मेरा कभी रोहित से सामना हुआ तो मुझे उसे पहले प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं देना चाहिए। मुझे उसे अचंभे में डालकर घातक प्रहार करना होगा। कुछ लोग रोहित को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हुए अपनी रणनीति बनाने लगे। इस समय रोहित ने अपना एक पैर रणधीर के जीवित सिर पर रखा और उदासीनता से कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी क्षमता बस इतनी ही थी। अगर सिर्फ यही है तो तुम आज यहीं मर सकते हो। जैसे ही मेरी घोस्ट शैडो हटेगी तुम खत्म हो जाओगे। रणधीर के जीवित रहने का एकमात्र कारण वह हेडलेस घोस्ट शैडो थी। बिना शरीर के केवल एक सिर भला कैसे जीवित रह सकता था? वह उपेंद्र गुप्ता या अनिकेत जैसा कोई घोस्ट कंट्रोलर नहीं था जिसका शरीर मरता ही नहीं। रोहित की एक लात ने ही उसे लगभग मार डाला था। रणधीर को ठंडा पसीना आ रहा था, उसकी आंखें गहरे डर से भरी थीं। उसने खुद को धोखा देने और अपने शरीर को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब था कि उसका भूत पूरी तरह दबा दिया गया था। जमीन पर मौजूद वह परछाई उतनी साधारण नहीं थी जितनी दिखती थी। उसकी असली डरावनी शक्ति शरीर के टुकड़े करना नहीं, बल्कि अन्य भूतों को हड़प कर खुद को बड़ा करना थी। रणधीर को यह महसूस हो रहा था कि उसका अपना भूत उससे छीना जा रहा है और वह इस एहसास का विरोध करने में असमर्थ था। रोहित ऐसी भयानक चीज़ों को कैसे नियंत्रित कर सकता है?
उसका दिल निराशा में डूब गया, जैसे वह किसी अनसुलझी अलौकिक घटना का सामना कर रहा हो। फिर भी मौत के डर के बीच उस निराशा की गहराई से एक उन्मादी पागलपन जागा। अगर मौत निश्चित ही थी तो क्यों न अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए। इस विचार के साथ रणधीर का चेहरा हिंसक हो गया और वह दहाड़ा, रोहित, तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया है। मैं यह नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे कोई विकल्प नहीं दिया। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, और यह सब एक औरत के लिए था, एक ऐसी औरत जो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। हम दोनों घोस्ट कंट्रोलर्स हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब बात जान पर आएगी तो मैं तुमसे डरूंगा? तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। आज तुम्हें दफना दिया जाएगा, रोहित ने जवाब दिया। उसकी आंखें और भी ठंडी हो गई। अगले ही क्षण रणधीर का सिर गायब हो गया, सबकी आंखों के सामने से ओझल। ये केवल कुचलना नहीं था, बल्कि रोहित ने घोस्ट डोमेन के माध्यम से रणधीर के सिर को सीधे जमीन की गहराइयों में दफन कर दिया था, एक ऐसी जगह जहां अधिकांश घोस्ट कंट्रोलर्स की पहुंच नामुमकिन थी, जिससे बचाव की किसी भी संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ये तकनीक ऐसी थी जिसमें रोहित ने जयपुर शहर में ही महारत हासिल कर ली थी। मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन जब बात घोस्ट डोमेन भूतिया क्षेत्र में हेरफेर करने की आती है तो कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार मैंने जिस पहले भूत को वश में किया था, उसके पास अपनी घोस्ट आई से घोस्ट डोमेन खोलने की क्षमता थी। बस इतना ही। यह इतनी जल्दी खत्म हो गया। रणधीर के सिर को गायब होते देख अन्य घोस्ट मैनिपुलेटर्स थोड़े निराश हुए। ये बहुत आसान था, एक तरफा नरसंहार। उन्होंने सोचा था कि रणधीर के पास कोई विशेष क्षमता होगी जिसे उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। अब लगा कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। रोहित, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुमने आज मुझे मजबूर नहीं किया होता तो मैं इतनी जल्दी यह कदम उठाने का मन नहीं बना पाता। हालांकि अगले ही पल रणधीर की आवाज़ फिर से गूंजी। इस बार उसका स्वर ठंडा, सुन्ना और यांत्रिक रूप से सख्त था, जैसे किसी ठंडी लाश का हो। आवाज़ रोहित के ठीक पीछे से आई, जिससे ऐसा लगा मानो कोई असली भूत पीछे खड़ा फुसफुसा रहा हो। अभी मरा नहीं। रोहित मुड़ा नहीं, लेकिन उसके सिर के पीछे मौजूद एक घोस्ट आई पहले से ही देख रही थी। फिर भी उस आंख की दृष्टि में रणधीर का कोई निशान नहीं था। घोस्ट डोमेन की दो परतों में भी वह दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन रोहित को अपने कान के पास रणधीर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इतनी करीब जैसे रणधीर उसके कंधे पर झुका हो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? मेरे पास हमेशा से एक साहसी विचार था, अगर मैं खुद को यह विश्वास दिला दूं कि मैं ही भूत हूं और भूत को यह यकीन दिला दूं कि वह मैं है, तो परिणाम क्या होगा? रणधीर की भावनाहीन आवाज़ रोहित के कान के पास गूंजती रही। ये सुनकर रोहित के चेहरे के भाव तेजी से बदले, फिर उसने शांति से खाली हवा की ओर मुड़ते हुए कहा, शायद तुम उस पुनर्जीवित खूंखार भूत के हाथों मारे जाओगे, या शायद कोई चमत्कारिक परिणाम निकलेगा। भूत तुम बन जाओगे, और तुम भूत। तुम मानवीय विचारों और एक भूत की पहचान रखने वाली एक अनोखी विचित्र इकाई बन सकते हो। रणधीर के अनुसार जब तक उसका धोखा सफल रहता, भूत उसकी जगह ले लेता और नया रणधीर बन जाता। हालांकि वह स्वयं भूत नहीं बन सकता था, इसलिए असली रणधीर मर जाता और जीवित रहने वाला रणधीर वास्तव में वह भूत होता। पर वह भूत खुद को रणधीर समझता है। तुम गलत नहीं हो, इसलिए चमत्कार हो गया। गलियारे में रणधीर की आवाज़ गूंजी, जिससे अन्य घोस्ट मैनिपुलेटर्स की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उनकी बातचीत से यह समझना मुश्किल नहीं था, रणधीर ने खुद को मार डाला था ताकि भूत उसकी पहचान ले सके। अब जो रणधीर था वह न तो इंसान था, न ही घोस्ट मैनिपुलेटर, बल्कि एक असली भूत था। लेकिन अपनी क्षमता के कारण ये भूत अभी भी मानता था कि वह रणधीर है। यह पागलपन की हद थी। स्वेच्छा से किसी भूत को अपनी जगह लेने देना आत्महत्या से कम नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि रणधीर ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। यदि उसका सामना रोहित जैसे क्रूर व्यक्ति से नहीं हुआ होता जो उसे मारने पर तुला था, तो रणधीर शायद ये कदम कभी नहीं उठाता। चमत्कार, रोहित ने उपहास किया। तुमने एक भूत को अपनी जगह लेने दी और दिखने में एक असंभव उपलब्धि हासिल कर ली, एक व्यक्ति को असली भूत में बदल दिया। लेकिन तुम इस स्थिति को कब तक बनाए रख सकते हो? मेरा मानना है कि बहुत जल्द भूत की प्रवृत्ति तुम्हारे विचारों पर हावी हो जाएगी और तुम फिर से एक सच्चे भूत बन जाओगे। यह मानना होगा कि रणधीर का तरीका चौंकाने वाला था। असली रणधीर मर चुका था, लेकिन जो भूत बचा था उसने रणधीर की हर चीज को स्वीकार कर लिया था, जिससे वह भयानक रूप से शक्तिशाली हो गया था। क्योंकि अब वह स्वयं एक भूत था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे बस खुद को धोखा देते रहना है और मुझे फिर कभी भूत बनने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। रणधीर की आवाज़ फिर उठी। धिक्कार है, क्या ये क्षमता बेशर्मी की हद तक टिके रहने वाली नहीं है? क्या इसका वास्तव में ऐसे उपयोग किया जा सकता है? किसी ने ये सुनकर विस्मय में कहा, खुद को यह विश्वास दिलाना कि भूत वह खुद है और फिर भूत का खुद को धोखा देना।
निरंतर धोखा, अंततः मानवीय सोच वाला एक भूत बनाना। दिलचस्प है, रोहित ने कहा। उसके चारों ओर लाल रोशनी और भी तीव्र हो गई। अभी तो और भी दिलचस्प बातें बाकी हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं तुम्हें यहीं खत्म कर सकता हूं, रणधीर ने बिना किसी भावना के बर्फीली आवाज में कहा। वह अब मूल रूप से एक भूत था। उसे अब भूतों के पुनरुत्थान या मौत की कोई चिंता नहीं थी, और वह अपनी भूतिया क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम था। इस बढ़त के साथ उसे पूरा विश्वास था कि वह रोहित को मार सकता है। अध्याय 494 प्रेरणा। रणधीर वास्तव में बहुत विशेष था। उसने केवल एक भूत को वश में किया था, फिर भी वह कर दिखाने में सफल रहा जो अन्य घोस्ट कंट्रोलर्स नहीं कर सके, अपने ही भूत को डेडलॉक गतिरोध की स्थिति में डालना। हालांकि रोहित भी ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने इसके लिए क्या कीमत चुकाई थी, क्या त्याग किया था। कोई कह सकता है कि रोहित की उपलब्धियां शाब्दिक रूप से मौत से लड़कर हासिल की गई थीं, लेकिन यह आदमी, ऐसा लगता था जैसे नियति उस पर मेहरबान हो। बिना कुछ किए वह अपने भूत को गतिरोध में डाल सकता था, और यहाँ तक कि एक कदम आगे बढ़कर भूत को अपनी जगह लेने और अपने विचारों पर अधिकार करने की अनुमति दे सकता था। यह एक ऐसा विशेष मामला था जिस पर अरूप गुप्ता भी सफलतापूर्वक शोध नहीं कर पाए थे। रणधीर के भीतर का भूत बहुत विचित्र है। इसकी क्षमता दूसरों के साथ साथ खुद को भी नियंत्रित कर सकती है। यदि हम इसे आधार बनाकर विस्तार करें तो शायद वह दूसरे, तीसरे, चौथे भूत को अनंत काल तक धोखा दे सकता है, अन्य भूतों पर पूर्ण नियंत्रण पा सकता है जब तक कि वह अपनी सीमा तक न पहुंच जाए। रोहित ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। आज रणधीर का भूत उसका होगा। यदि वह इस भूत को प्राप्त कर सका तो वह भविष्य में इसे नियंत्रित करने का प्रयास कर पाएगा, या सीधे एक शीर्ष घोस्ट कंट्रोलर तैयार कर सकेगा। भले ही वह खुद इसका उपयोग न करे, लेकिन वह रणधीर को इस दुनिया में और जीवित रहने की अनुमति कतई नहीं दे सकता था। उसकी वर्तमान पहचान अब इंसान की नहीं बल्कि एक भूत की थी। यह एक संभावित खतरा था। रोहित, तुम इस दुनिया में मौजूद नहीं हो और अब तुम्हें गायब हो जाना चाहिए। इस समय रणधीर अभी भी रोहित के पास था। वह ऐसे बोल रहा था जैसे कान में फुसफुसा रहा हो। वह आवाज़ ऐसी नहीं थी जिसे कोई जीवित व्यक्ति निकाल सके। वह डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। और उन शब्दों के बोले जाने के बाद रोहित ने पाया कि उसका शरीर वास्तव में वैसा ही कर रहा है जैसा उसने कहा था, तिल तिल कर गायब हो रहा था। सबसे पहले उसके पैर धीरे धीरे धुंधले होने लगे, फिर शरीर के अन्य हिस्से, कमर, छाती, गर्दन और अंत में सिर। क्या रोहित गायब हो रहा है? अन्य घोस्ट कंट्रोलर्स ने यह दृश्य देखा और अविश्वास में अपनी आंखें फाड़ लीं। असंभव। जब से रणधीर ने खुद को भूत से बदल लिया है, वह इतना बदल गया। वह अब रोहित को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक बार यह धोखा सफल हो गया तो रोहित का वास्तव में अस्तित्व मिट जाएगा। वास्तव में उसका भूत वास्तविक चीजों को प्रभावित कर सकता है। नहीं, यह अब रणधीर की क्षमता नहीं है। वह अब एक भूत है, एक पुनर्जीवित भूत जिसके पास रणधीर के विचार हैं। कुछ लोगों की आंखें चमक उठीं। वे हैरान थे, फिर भी रणधीर की क्षमताओं के पीछे के तर्क का अनुमान लगा रहे थे। कोडनेम घोस्ट कॉनमैन। रणधीर की फाइल सबके लिए उपलब्ध थी। दोनों के बीच इस टकराव के माध्यम से वे इन सभी अजीब घटनाओं को थोड़ा थोड़ा समझ रहे थे। आखिरकार वहां मौजूद सभी लोग शीर्ष स्तर के घोस्ट कंट्रोलर्स थे। उनके चरित्र में खामियां हो सकती थीं, लेकिन उनकी बुद्धि में कोई कमी नहीं थी। जो पर्याप्त चालाक नहीं थे, वे बहुत पहले ही विभिन्न स्थानों पर मारे जा चुके थे और कभी मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते। रोहित ने जल्द ही अपने भीतर हो रहे बदलावों को महसूस किया। उसने देखा कि उसका शरीर गायब हो रहा है। इतना ही नहीं, उसकी चेतना भी धुंधली होने लगी थी, जैसे उसके अवचेतन की गहराई में कुछ उसे लगातार सम्मोहित कर रहा हो, उसे बता रहा हो कि उसे गायब हो जाना चाहिए, कि उसका इस दुनिया में अब और अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। भूत की क्षमताएं मुझ पर प्रभाव डाल रही हैं, मुझे इस तरह मारने की कोशिश कर रही हैं, रोहित ने सोचा। हालांकि उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला हो रहा था, लेकिन जैसे ही वह ओझल हुआ, एक लंबी गहरी परछाई ने उसके गायब होते शरीर की जगह ले ली। आश्चर्यजनक रूप से उसका एक हाथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, और जबकि उसका सिर भी धुंधला हो रहा था, उसकी भूतिया आंख की अशुभ लाल रोशनी अभी भी संदिग्ध रूप से चारों ओर स्कैन कर रही थी। इस समय रोहित का रूप असाधारण रूप से भयानक हो गया था। एक पिच ब्लैक घोस्ट शैडो भूतिया परछाई से बना शरीर, जिसमें केवल एक आंख और एक अजीब रंग का हाथ बिना धुंधला हुए बचा था, जबकि उसका बाकी हिस्सा पूरी तरह से ओझल हो रहा था, जैसे पूरी तरह लुप्त होने वाला हो। रणधीर का भूत रोहित के शरीर को प्रभावित कर सकता था, लेकिन वह रोहित के भीतर के भूतों को प्रभावित नहीं कर सका। इस रोहित ने 3 भूतों को वश में किया है। अन्यों ने ये दृश्य देखकर महसूस किया और उनके दिल बैठ गए। घोस्ट शैडो, घोस्ट हैंड भूतिया हाथ और घोस्ट आई।
वे सबके सामने पूरी तरह उजागर हो गए थे क्योंकि ये 3 हिस्से प्रभावित नहीं हुए थे और केवल एक भूत ही दूसरे भूत से लड़ सकता था। एक अप्रभावित रहने वाली सत्ता निश्चित रूप से एक भूत ही थी। बेशक रोहित की कमर पर बंधी गोल्डन पिस्टल भी अप्रभावित थी, जिसे बस अवचेतन रूप से अनदेखा कर दिया गया था। क्या रणधीर रोहित को मार गिराएगा? एक घोस्ट कंट्रोलर की आंखों में अविश्वास की झलक दिखी। यदि घोस्ट आई रोहित वास्तव में मारा जाता तो यह मुख्यालय में भारी उथल-पुथल मचा देता। एक एस रैंक की अलौकिक घटना को सुझाने वाला क्रूर व्यक्ति मुख्यालय में ही अपनों के हाथों मारा जाए, ऐसी खबर फैलना पूरे सकल में एक बड़ा भूकंप ला देती। ये कप्तानों की योजना के क्रियान्वयन को भी सीधे प्रभावित कर सकता था। रोहित यहाँ नहीं मर सकता। लाउंज के दरवाजे पर खड़े एक घोस्ट कंट्रोलर का चेहरा गंभीर हो गया। वह बाहर निकलकर मदद करने के लिए तैयार था। यदि रणधीर मरता तो मर जाता। वह लड़का मुख्यालय में गड़बड़ी कर रहा था, यहाँ तक कि उसने एक भूत को अपनी जगह लेने दी थी। ये कहा जा सकता था कि उसने खुद को ही मार डाला था। भले ही रोहित रणधीर से न निपटता, कोई और निपट लेता, क्योंकि मुख्यालय में किसी भूत के घूमने से कोई भी सहज नहीं होता। भले ही इस भूत के पास मानवीय विचार थे, लेकिन कौन जानता था कि वे मानवीय विचार कब गायब हो जाएं। ये सोच केवल एक की नहीं थी। वह महिला घोस्ट कंट्रोलर भी, जिसने रणधीर को कमीना कहा था, अपनी भौहें सिकोड़ रही थी और कार्रवाई के लिए तैयार थी। जब अन्य लोग हस्तक्षेप करने की कोशिश करने ही वाले थे, तभी रोहित के धुंधले होते चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक लेकिन अजीब तरह से संतोषजनक मुस्कान तैर गई। उसने रणधीर को संबोधित करते हुए इस टकराव से मिली प्रेरणा के लिए एक गहरा आभार व्यक्त किया। रोहित को समझ आ गया था कि रणधीर की इस अनोखी स्थिति ने अनजाने में उसे एक भयानक नई क्षमता में महारत हासिल करने का रास्ता दिखा दिया है। भले ही रणधीर की वर्तमान शक्ति उसे अस्तित्व से पूरी तरह मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, रोहित महसूस कर सकता था कि उसका अस्तित्व गैर अस्तित्व की कगार पर डगमगा रहा है। लेकिन हेडलेस घोस्ट शैडो ने एक लंगर एंकर की तरह काम किया। एक भौतिक मेजबान को बनाए रखने की परछाई की सहज प्रवृत्ति ने रोहित को पूरी तरह से गायब होने से रोक दिया। घोस्ट मिरर भूतिया दर्पण के साथ उसके पिछले अनुभवों की तरह रोहित के शरीर को मिटाने की कोशिश करने वाली किसी भी शक्ति को पहले उस परछाई की जिद्दी पकड़ को तोड़ना था। रणधीर, जो अब मानवीय गर्माहट से पूरी तरह रहित आवाज में बोल रहा था, रोहित के लचीलेपन को देखकर स्तब्ध रह गया। रोहित ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी शक्ति के बीच का अंतर 3 भूत बनाम एक अभी भी एक न लांघी जा सकने वाली दीवार है। एक अचानक हलचल के साथ रोहित के पीले और रक्तहीन घोस्ट हैंड ने हवा में झपट्टा मारा और अपने बगल की खाली जगह को जकड़ लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, रणधीर का रूप ठोस हो गया, जो अब एक इंसान नहीं बल्कि एक कठोर काले रंग की इकाई के रूप में दिखाई दे रहा था। एक असली भूत जिसमें केवल मानवीय चेतना का एक अवशेष बचा था। घोस्ट हैंड की दमनकारी शक्ति पावर ऑफ सप्रेशन में फंसकर रणधीर खुद को हिलने या जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ पाया। चूंकि वह जीवित रहने के लिए पूरी तरह से भूतिया अवस्था में परिवर्तित हो चुका था, इसलिए अब वह भूतिया दमन के उन पूर्ण नियमों के अधीन था जिन्हें रोहित नियंत्रित करता था। रोहित ने फिर अपनी हेडलेस घोस्ट शैडो को रणधीर के शरीर पर आक्रमण करने और उसे अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ाया, जिसका इरादा अपने गायब होते शरीर को बलपूर्वक पुनः प्राप्त करना था। रणधीर की रिहाई के लिए हताश और भावनाहीन चीखों के बावजूद वह शक्तिहीन था। घोस्ट हैंड ने उसे एक जगह कील की तरह जड़ दिया था और जैसे ही हेडलेस घोस्ट शैडो ने उसे सोखना शुरू किया, रणधीर का प्रभाव और चेतना फीकी पड़ने लगी। आसपास के दर्शकों ने महसूस किया कि उनकी मदद की जरूरत नहीं थी। रोहित न केवल बच गया था, बल्कि उसने प्रभावी ढंग से इस लड़ाई को एक प्रयोग में बदल दिया था। जैसे ही यह संघर्ष अपने निष्कर्ष पर पहुंचा, अरूप गुप्ता, ली जुन और अधीरा सहित कई उच्च पदस्थ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। उनके आगमन के साथ एक विशेष रूप से डरावना बुजुर्ग व्यक्ति भी था, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी घोस्ट कंट्रोलर्स के भीतर जीवित रहने की तीव्र प्रवृत्ति जाग उठी। उनके आने से माहौल पूरी तरह बदल गया। एक निजी लड़ाई अब मुख्यालय के एक गंभीर आधिकारिक मामले में बदल चुकी थी।